यहाँ हम चीन से युद्ध हार गए और सदमे में नेहरू चल बसे। अब वो 60 से 62 के 3 सालों में ही नेहरू की वो गलतियां हैं, पंचशील का सिद्धांत वगैरह। तो यहाँ इस देश का आम आदमी जो है, जो गण जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, वोटर नहीं गण, तो गण सोचने लगा कि हिंदुस्तान एक खुला बाजार बन गया। तो बाजार में गण कहाँ होता है? बाजार में तो ग्राहक होते हैं। तो इसमें गण की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, गण के लिए कोई जगह ही नहीं है। जब आपने पूरे देश को, पूरे मुल्क को एक बाजार में तब्दील कर दिया, तो आपका गण कहाँ है? अब है कि नहीं बताइए। इमरजेंसी में लग रहा था इस देश में कभी लोकतंत्र फिर नहीं आएगा, आया। वीपी सिंह के समय लग रहा था मंडली खा जाएगा, आया, शानदार ढंग से आया। आज लोगों को लग रहा है मोदी लोकतंत्र खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लोकतंत्र तो मोदी के बाद भी रहेगा। लेकिन अब वो देखिए, इस देश में स्वाधीनता की दिनांक के बराबर ही महत्व है गणतंत्र दिवस का। देखिए, ये है 15 अगस्त 1947, मूलांक 6 और भाग्यांक 8, और ये है हिंदुस्तान एक खुला बाजार बन गया। तो बाजार में गण कहाँ होता है? बाजार में तो ग्राहक होते हैं। तो इसमें गण की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, गण के लिए कोई जगह ही नहीं है। जब आपने पूरे देश को, पूरे मुल्क को एक बाजार में तब्दील कर दिया, तो आपका गण कहाँ है? देशवासियों को हमारा जय हिंद। हमारा यानी मेरा और डॉक्टर कुमार गणेश का सादर अभिवादन इस देशवासियों को, क्योंकि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, जब बरसों की गुलामी के बाद हमारा देश आजाद हुआ। और जब आजाद हुआ तो देश को एक संविधान की जरूरत पड़ी, एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी, एक गण को, तंत्र की जरूरत पड़ी। डॉक्टर कुमार गणेश जी से आज बात करेंगे कि ये 75 साल, बिल्कुल सरकार ने हालांकि घोषित नहीं किया है, कर भी देगी नहीं भी करेगी, सरकार की मंशा, सरकार की सोच, लेकिन देश में संविधान को लागू हुए एक अमृत काल शुरू हो चुका है। 75 साल पूरे होने को आए 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। उस दिन संविधान, हमारी उद्देशिका और संविधान का जो प्रारूप था, संविधान का जो स्वरूप था, वो अंगीकार कर लिया गया था। और उसके बाद में 26 जनवरी यानी कि आज का दिन इस बात के लिए नियत किया गया कि देश में संविधान लागू हो, और इसीलिए हम गणतंत्र मनाते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश जी से हम बात करेंगे, क्या हमारा जो गण का ये जो तंत्र है, ये गण का तंत्र बन पाया इन 75 साल? अरे जी, सबसे पहले तो आपको और सभी राष्ट्रजन को प्रणाम। मौलिक प्रश्न यही बन पड़ता है जी कि हमारे देश में गणतंत्र तो हो गया जी 26 जनवरी 50 से, लेकिन 75 वर्षों के बाद आज पहला दिन है 76वें वर्ष का। जी इस गणतंत्र में गण कहाँ ठहरता है? क्योंकि ये गणतंत्र किसके लिए बनाया गया था, स्थापित किया गया था? जिस गण के लिए, वो गण इस गणतंत्र में कहाँ स्थान रखता है? क्या आज वाकई वो समीचीन है? क्या लगता है कि इस गणतंत्र ने उस गण के साथ अब तक 75 वर्षों में न्याय किया है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं, बिल्कुल, और इन प्रश्नों का समाधान हमें अपने अंदर से मिलेगा। देश के एक एक नागरिक को अपने अंदर से मिलेगा, इस देश के समाज को अपने अंदर से मिलेगा, इस देश के राजशाही स्वरूप को, शासन तंत्र को अपने अंदर से मिलेगा। हम तनिक ये देखें कि जिस गण की हम बात कर रहे हैं कि वो गणतंत्र में कहाँ है, तो ये भी तो सोचें कि उस गण ने अपने स्थान को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया। बिल्कुल।
इस देश ने गणतंत्र इसलिए अपनाया था कि गण स्वयं तंत्र चलाए। बिल्कुल। लेकिन जब गण अपने आप को ही पिछड़ा हुआ रखे, देखिए क्या है, ये हमारे संविधान ने हमें कह दिया ये आपके कर्तव्य और ये आपके अधिकार है। हमने अधिकारों की तरफ तो मुंह मार लिया, कर्तव्यों से मुंह फेर लिया। अब ये मुंह मारने और मुंह फेरने के बीच में जितना बड़ा एक अंतराल है, वही अंतराल गणतंत्र में से गण के अस्थिर रहने और स्थिर रहने के बीच का है। बिल्कुल। जब इस देश के गण ने ही ये प्रयास नहीं किए कि भाई हम अपने आप के अंदर के तंतु को बाहर लाकर दृढ़ करें और इस मार्ग पर दृढ़ होकर चले, तो ये हमारा जो गण है गणतंत्र का, ये तो राज पर ही आश्रित होकर रह गया ना। अब स्थिति ये हो गई है कि हम हर बात में किसका मुंह देखते हैं, सरकार क्या करेगी, इसमें सरकार ये करे, उसमें सरकार। हमारी सबसे बड़ी विफलता क्या है? मैं गणतंत्र की विफलता नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस गणतंत्र के गण की विफलता, इस समाज के भीतर के गण की विफलता यह है कि जिस 10 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण को प्रस्तावित किया गया था जी। वो मुझे नहीं लगता कि किसी काल में कभी मिट पाएगा, बल्कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ आरक्षण के विरोध या समर्थन की बात नहीं हो रही है, व्यवस्था की बात व्यवस्था की हो रही है कि जो व्यवस्था क्या दी गई थी। अगर ये व्यवस्था दी गई है कि आप और हम 1 घंटे कार्यक्रम करेंगे जी, ये प्रस्तावित रखा गया स्वरूप, तो आप इसको अनंत काल तक ले जाते, इसका मतलब ये व्यवस्था की कमी है। बात एक आरक्षण की, और भी कई व्यवस्थाएं हैं। मुझे ये कहते हुए कोई रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि इस देश के गण ने स्वयं ही अपने साथ न्याय नहीं किया। हमेशा वो बैसाखियों की बाट जोहता रहा, और बैसाखियों के सहारे चलने और पलने वाले समाज और तंत्र कभी भी अच्छा परिणाम तो नहीं देते। हाँ, आपने पूरी बातचीत का जो रूप और स्वरूप है वो पूरी तरह से तय कर दिया है, क्योंकि अपना कार्यक्रम अपन किरदार की बात करते हैं, और किरदार में आज हमारे बीच में गण है जी, आज हमारे बीच में जनता है जी, और जनता राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बन गई है जी, चुनाव के अलावा जनता को कभी याद नहीं किया जाता, और प्रीबित जैसे अभी जी, खूब जबरदस्त वाले चल रहे हैं कि जनता को ललचाओ, जनता को आश्वासन दो, उसको चूस नहीं सुसाओ, और उसके बाद में चाहे जो उससे करवा लो। तो जनता को इतना भोला, इतना नादान आखिर पॉलिटिशियंस ने कैसे समझ लिया? वो कौन सा एक संधि काल था जब जनता ने इस तरह से कह दिया कि हम तो लालच में आएंगे और आपको वोट दे देंगे? वोट बिकने लगा, जबकि लोकतांत्रिक संरचना को हमने अपनाया, गण का तंत्र बिल्कुल हमने तय किया था कि गण का तंत्र बनेगा, और जिस गण की बात हम कर रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द सत्ताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, जो खुद तय कर रही है, उसको लालच दे करके, उसको दबा करके, इवन पहले तो यहां तक होता था कि बूथ कैप्चर तक हो जाते थे। जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो स्थितियां बनी, वो जो संधि काल था कि जनता को इतना कमजोर मान लिया गया, वो समय थोड़ा अगर आप संकेत कर सकें। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपसे ही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, किसी आदमी को लालच कब दिया जाता है? जबकि उसके बारे में पता चले कि ये लालची है। अगर किसी आदमी के बारे में ये पता चले कि ये लालच में आने वाला नहीं है, तो कोई उसे लालच देगा क्या? मैं लालच शब्द काम ले रहा हूं इस रेवड़ी चुनावी तंत्र को, ये जो फ्री गंज कर दिया जगह जगह पर, है ना। तो इसका मतलब इस देश का जो गण है, जिसका एक थोड़ा सा राजनीतिक रूप, चुनावी रूप है, वोटर, मतदाता, वो लालची है ना। तो फिर ये लालची बना कैसे? आपका सवाल वहीं जाकर छूता है। इसका लालची बनना और उस दौर में से कौन सा एक हिस्सा है जिसने इसको ये स्वरूप दे दिया? क्योंकि जो आदमी अगर कोई रिश्वत नहीं लेता तो उसे कोई रिश्वत देने की सोचेगा क्या? जाएगा तो बहुत दूर की बात है। तो ये हुआ क्या, हम आजाद हुए। हम जब आजाद हुए तो हमारी आजादी के उस स्वरूप में वो जो क्षितिज था उसमें एक सूरज उग रहा था, और वो सूरज था समाजवाद का। ये देखिए, इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी से पहले के अपने जो पावर है, इमरजेंसी के दौरान के वो पावर काम में लिए, और विपक्ष की अनुपस्थिति में ही संविधान में 2 शब्द डाल दिए, सेक्युलरिज्म और समाजवाद। लेकिन ये ठीक है, डाल दिए तकनीकी रूप पर, हिंदुस्तान तो हमेशा से ही समाजवादी रहा है। क्या कभी कोई समाज समाजवादी हुए बिना रहे बिना जी सकता है? और जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, ठीक है, बाद में इसमें शक आए, हूण आए, है ना, सब आए, दूसरे आए, वो सब इसमें मिल गए, कुछ लुप्त होकर शामिल हो गए, कुछ स्वतंत्र अस्तित्व में है। लेकिन तो वो जो 47 का जो सूरज उगा था, उस 15 अगस्त 47 के सूरज में हमें लगा था कि इसमें रोशनी है,
उस रोशनी है, वो सूरज ऊपर आएगा, थोड़ा आएगा, ये आएगा, इस उम्मीद में हम पहुंच गए 1947 से लेकर 1960 तक। 13 साल वो हमने इसमें बिता दिए। और मैं ये कहूंगा, और हर हिंदुस्तानी को कहना पड़ेगा, ये नेहरू युग था। इस नेहरू युग में एक खास बात क्या है, वो ये कि 55 के बाद में, 52 में पहले चुनाव हुए लोकसभा के, ठीक है, तो 52 में लोकसभा के पहले चुनाव के वक्त में क्या हुआ था कि बूथ कैप्चरिंग पैदा हुई थी। वो बूथ मतलब कैप्चरिंग, जैसे ही प्रथम ग्रासे मच्छी का पान। हाँ, अच्छा, वो बूथ कैप्चरिंग पैदा उस रूप में नहीं हुई थी कि बूथ लूट लो, ये दोनों में अंतर है, बूथ लूटना और बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग तब कैसे हुई थी कि जैसे गांव में पंचायत बैठी, और पंचायत बैठी और कहा, तब क्या होता था, एक लोकसभा सीट से दो दो चुने जाते थे। इसी तरीके से वो सिस्टम किसी तरह शुरू करना था तो गांव में पंचायत बैठी और पंचायत बैठ के एक मुश्त राय बनी कि सारे वोट फलां को जाएंगे। तो सरपंच या जो प्रभावी लोग हैं वो वहां बैठते हैं बूथ पर और वो सारे वोट उसको डाल देते। तो ये कहते हमने गांव में पंचायत में तय कर लिया था इसको देंगे, इसलिए गलत तो इसमें कुछ है ही नहीं। पर थी तो ये बूथ कैप्चरिंग, और ये अधिसंख्य बूथों पर ऐसा हुआ। अधिसंख्य मतलब कि मैं वैसे आंकड़ेबाजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटे तौर पर शायद 75-80% बूथ पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही वो विधानसभाओं के, क्योंकि शुरू में तो 2-3 चुनाव साथ में होते हैं ना राज्यों में, विधानसभाओं और लोकसभा के, तो वो अब आप उसको क्या कहेंगे, बूथ कैप्चरिंग ही कहेंगे, कैप्चर करना। मैं एक बार रोकूंगा, इसका एक टर्म है बहुत शानदार वाला जो अभी तक आ रहा है, जी। लोकतंत्र में सर्वसम्मति। सर्वसम्मति। असल में क्या है कि वो जो सरपंच वगैरह बैठ करके, क्योंकि सरपंचों के चुनाव भी जो है ना 52 में तब तक तो नहीं हुए थे, तो जो चले आ रहे थे पंचायतों के स्वरूप, गांव के मौजीज लोग बैठ कर तय कर लेते, तो वो बूथ कैप्चरिंग थी। उस बूथ कैप्चरिंग का दुष्परिणाम फिर ये हुआ कि हालांकि मैं वापस यहाँ आऊंगा कि 52 के बाद में फिर 62 और 62 से 67 के बीच में वो दौर था जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि यहां से फिर वो 62 तक की मैं बात कर रहा था, 60 तक नेहरू काल था। लेकिन हुआ क्योंकि 60 के आसपास से नेहरू का तिलिस्म टूटने लगा था। असल में वो तिलिस्म नेहरू का नहीं था, वो तिलिस्म आजादी का था। लोगों को लगा कि आजादी आई है तो अब कुछ सालों में हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये चमत्कार प्रियता हम भारतीयों की सबसे बड़ी दुर्बलता है। अवतार का इंतजार करते हैं कि आएगा युगंधर आएगा। ये आपके पीछे मैं देख रहा हूं कि शिवाजी जो सावंत है उनका युगंधर लगा हुआ है, ये बिल्कुल युगंधर आएगा। युगंधर कहां से आता है? तो वो असल में नेहरू का चमत्कार नहीं था, वो मिरेकल था आजादी का। लेकिन लोगों ने देखा कि 52 का चुनाव बीता, फिर 57 का बीता, दो चुनाव में लोगों ने देखा कि वो लोग चुनकर नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे, बहुत से ऐसे थे जो नहीं आने चाहिए थे, वो आ गए। 57 से 60 तक में लोगों ने समझा कि नेहरू शायद अब इस दौर में कुछ कर दें। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 55 से 60 के नेहरू हैं, उन्होंने सपने बहुत दिखाए थे और उन सपनों को लागू करने के लिए उन्होंने कोशिशें भी की थी। ये बड़े बड़े कारखाने, बांध वगैरह वो 55 से 60 के दौर की। यहां लोगों को लगा कि कुछ जमीन पर आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, तो कुछ तो आ रहा है। आप एक आदमी को भूखा है, उसे आप ये रोटी बना के की बजाय अगर उसको इतना ही दिखा दे, देखो ये रोटी यहाँ बेली जा रही है, लोइयां बन रही है, ये देखो तवा तैयार है, तो इतने वो थोड़ा इंतजार कर लेता। लेकिन रोटी बनने के बाद अगर उसकी बजाय किसी और की थाली में जाए तो फिर उसका सब्र टूट। ये समय था 60 से 62 का। 60 से 62 और हुआ क्या, कोड में खा जिए कि यहाँ हम चीन से युद्ध हार गए और सदमे में नेहरू चल बसे। अब वो 60 से 62 के 3 सालों में ही नेहरू की वो गलतियां हैं, पंचशील का सिद्धांत वगैरह। तो यहाँ इस देश का आम आदमी जो है, जो गण जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, वोटर नहीं गण, तो गण सोचने लगा कि भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमने तो नेहरू को, पटेल को मात करने के बाद भी नेहरू के नाम पर इस देश के गण ने स्वीकार किया गांधी की पसंद को कि राष्ट्र नायक है। लेकिन यहाँ तो टाइम फिश वाला मामला निकला कि एक तो हमें 55 से 60 में लग रहा था, 59 में कि ये कुछ बांध कारखाने, फिर लगा कि यार ये तो मजबूरी है, ये तो कोई भी आता तो प्रधानमंत्री करता ही, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो कोई भी आता तो करता। तो फिर नेहरू का करिश्मा कहाँ है, जिस नेहरू को हमने स्वीकार किया अधिमान देकर पटेल पर। तो क्योंकि उन लोगों ने सोमनाथ की तुलना कर ली थी, सोमनाथ का जीर्णोद्धार है, उसके मामले में
जिन लोगों ने पटेल का जादू सुना था उन्होंने वो जादू देख लिया। बिल्कुल। देख लिया तो उन्हें अफसोस होने लगा कि अच्छा हमने इस आदमी को ड्रॉप किया था, मतलब गांधी ने इस आदमी की जगह ये आदमी दिया अपनी और हमने गलती का एहसास। हाँ, तो उन्हें लगा कि यार ये तो हमारे साथ गलत हो गया, हमने गांधी की पसंद को, गांधी दुनिया में थे नहीं। मतलब अब एक आदमी ने कहा मेरे पोते की शादी आपकी पोती से कर दो, मैं गारंटी लेता हूं, वो आदमी तो चल बसा, और पोता जो है वो वैसा निकला नहीं। अब वो शिकायत करे तो किससे करें, तो उनका गुस्सा निकला तंत्र पर। हुआ क्या, चीन की हार का सारा मढ़ा नहीं गया, जिम्मेदार भी थे नेहरू, ऐसी बात नहीं है। तो और उसके बाद अब नेहरू को उसका दोष दें, इससे पहले वो चल बसे। अब ये 60 से जो 62 में 3 साल में गिरावट है, इसमें देश के, क्योंकि 62 में फिर चुनाव हुए, इसमें देश के गण ने समझा कि भैया अब हमें ये जो भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं ना, फला पार्टी के, उसमें राम राज्य पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट भी थे, ये भरोसे के लायक नहीं है। वहां से उसका भरोसा टूटना शुरू हुआ। देखिए क्या होता है कि एक आदमी को लगता है ना कि मेरी जो तनख्वाह है, इस तनख्वाह से मेरा घर नहीं चलेगा, तो रिश्वत लेनी वो तब शुरू करता है, और लेने से पहले 100 बार सोचता है, सीधे लेने नहीं जाता। हाँ, और सारा तंत्र चेक करता है कि मुझे क्या खतरे हो सकते हैं, फिर मैं कैसे बचाव करूंगा रिश्वत लेने के बाद, रिश्वत लेकर पकड़ा जाऊंगा तो देकर कैसे, वो सारी चीजें। तो इस देश के गण ने तब समझा कि ये तो इन लोगों के भरोसे तो कुछ होगा नहीं। और फिर क्या हुआ, 62 से 64 2 साल शास्त्री जी के। अब 2 साल एक प्रधानमंत्री को आप क्या मानते हैं कितना समय होता है? वो शास्त्री जी जो इधर इंदिरा के भावी भय से दबे हुए थे, उधर इंडिकेंट वाले जो लोग, ये सिंडिकेट वाले जो लोग थे, मुरारजी भाई वगैरह, जो कामराज, और कामराज तो सारा खेल ही यही रचते थे कि किसी तरह नेहरू की बेटी इंदिरा नहीं, वो इंदिरा के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते, वो नेहरू की बेटी, मेरे नेहरू जवाहर की, मेरे जवाहर की बेटी को बिठाऊं। तो जो लोग थे ऊपर, जो जिम्मेदार लोग थे, वो सारे तो इस खेल में रचे हुए थे। हमारा फिर 64 में युद्ध आ गया पाकिस्तान से। अब इधर देश में पूरा एक राजनीतिक अस्थिर माहौल है, सरकार शास्त्री जी की जम ही नहीं पा रही है भाई। देखिए शास्त्री जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और सरकार की अलोकप्रियता दोनों बातें सत्य है। तो सरकारें अलोकप्रिय होती है तो भुगतान कौन करता है? गण करता है। उस गण के मन में एक और खिन्नता आ गई कि हमने किन्हें चुन लिया भाई, हमें आजादी के नाम पर क्या झुनझुना पकड़ा दिया गया। पहले हमने 10 12 13 बरस गुजारे इस उम्मीद में कि होगा, फिर देखा नेहरू कर नहीं पा रहे हैं, फिर ये हो गया, फिर शास्त्री जी जमे नहीं, और फिर इंदिरा आ गई, और इंदिरा आई तो फिर वो जो एक घोर राजनीतिक अस्थिरता जमी कि सीनियर लोग चाहते नहीं थे कि इंदिरा आए, लेकिन इंदिरा को कामराज और ये लोग लाए, तो पार्टी सिर्फ फुटबॉल कर रही थी, केंद्र सरकार कौन संभालता। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री रही जो 66 से लेकर लगभग 3 साढ़े 3 साल तक, तो 70 से पहले तक तो उनकी हालत ये थी कि वो लोग कहते थे तो बोल ही नहीं पाती, मतलब ये गूंगी गुड़िया। हाँ गूंगी गुड़, ये अपनी कुर्सी पे बैठी है और सामने टेबल के दूसरी तरफ 4 अगर सीनियर लोग बैठे तो ये ढंग से आंख मिला के बात नहीं करती थी। तो सरकार की वो हालत, एकमात्र कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, उसकी ये हालत थी। तो देश का गण सोच रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा, आप लोग अपने से। तो फिर वो जो 62 में नेहरू, 60 में तो खिन्नता आई, फिर वो खिन्नता बढ़ी, फिर 62 में चुनाव में उसने अपनी खिन्नता निकाली। अब देखिए 62 में केरल में कम्युनिस्टों का तगड़ा युद्ध हुआ, जो कि 67 तक उनकी सरकार गिरा दी गई। हालांकि वो सरकार तो 62 से पहले ही गिरा दी गई थी, इंदिरा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, और तब पापा से कह करके सरकार गिरवा दी थी। पहली निर्वाचित सरकार गिरवाई गई थी हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों की, ठीक है। तो अब वो जो दौर था, तो 62 से इस देश का गण बिगड़ना शुरू हुआ। तो 67 तक आते आते भ्रष्ट हो गया था इस देश का गण, क्योंकि उसे लगने लगा कि ये जो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस को समर्थन के नाम पर जो गांव में चौपाले बैठती है और ये पंचायतें फैसला करती है, सब गलत है। तो फिर उसके खिलाफ वहां एक, और उस समय का जो विद्रोही था वो 35 40 44 वाला था, एज ग्रुप। हाँ एज ग्रुप जो था, जो 67 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जिसने आजादी का पहले का भी समझ में दौर देखा है 20-25 साल, और उसके बाद भी उसने 20 साल देखे हैं, 35 40 ये 42 45। तो वो जो दौर था, तो उसने ये देखा कि ये लोग जो है, क्योंकि उस समय भी गांव में वर्चस्व उन बुजुर्गों का था जो नेहरूवादी थे। युवा तुर्क तब उभरने शुरू हुए थे, और तब
जो इस देश के गण में आया, तो इस देश का आम आदमी जो है उसने रिश्वत लेना तब शुरू किया था। जी। और सबसे पहली जो तगड़ी रिश्वतबाजी का दौर है वो 67 के चुनाव के आसपास शुरू हुआ। थोड़ा सा शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 66, और जब इंदिरा जी बनी तब, और उसके बाद वो 67 में चुनाव भी आ गए थे और वहां से वो हुआ। क्योंकि हुआ क्या, इसके दो फेज थे। मेरी बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन उसके दो फेज। एक तो सरकारी तंत्र में रिश्वत घुसी लेने में, क्योंकि उन लोगों ने समझ लिया कि सरकार का, राजस्थानी में कहते कोई धनी धोरी नहीं है, चल रहा है तंत्र क्योंकि चलना है, चलना इसलिए चल रहा है, तो ठीक है ना। आम आदमी फिर इसलिए होता है कि आम आदमी को काम करवाने के लिए तो सरकारी तंत्र में ही जाना पड़ता है, तो वहां से। और आप ध्यान दीजिए, इसकी शुरुआत वहां से 61-60 के आसपास से हरिदास मुंदड़ा का, जो बीकानेर वाले थे, हरिदास जीप, मेनन वाला जीप कांड, हरिदास मुंदड़ा वाला शेर कांड, ये सब हुए थे तब बड़े बड़े। तो ये वहां से, तो वहां तो ऊपर टॉप क्लास में हुआ, लेकिन वो 61-62 वाला होते होते 6 साल, उसको 7 साल लग गए, 67-68 तक वो आया। और यहाँ आके ये एक दौर है, मतलब आप यूं मानिए कि 62 के चुनाव से लेकर 67 के चुनाव के बीच में इस देश का गण जो है ना, वो बिगड़ना और भ्रष्ट होना आरंभ हुआ। एक तरफ गण की बात होती है, गण के बिगड़ने की बात होती है, भ्रष्टाचार पनपने की बात होती है, और आज जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां तो ये माना जाता है कि अब भ्रष्टाचार को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। एक विंडो की तलाश सबको रहती जी, है, जी, एक सुविधा शुल्क जी, इसके रूप में कहा जाने लगा जी। है। लेकिन इस दौर में जब अपन संविधान की बात करते हैं, संविधान के साथ रहने की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि समाजवाद से धर्मनिरपेक्ष बनते हुए ग्लोबलाइजेशन का ये जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद में जी, भारत एक खुला बाजार बन गया। जी, इसमें गण की भूमिका क्या थी, या गण की सुनवाई ही नहीं हुई? जी, ऊपरी तौर पर जो ब्यूरोक्रेट टाइप के, राजनयिक टाइप के जो जी, लोग थे, उन्होंने राजनीति में, सत्ता में अपनी भागीदारी को किया, और ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें थोप देना, मैं जी, इसको शब्द जी, इस्तेमाल करूंगा कि थोप दिया, जिससे आज पूरा भारत बाजार बन गया है। जी, विरोध तब भी हुआ, जी, ऐसा नहीं था कि गण सचेत नहीं था, लेकिन गण की सुनी नहीं गई। वही बात हुई कि गण की सुनवाई भी तो नहीं हुई। अगर गण कभी बोला, जैसा कि आपने कहा कि 62 के बाद में 66 तक धीरे धीरे शक्ति केंद्र बनने शुरू हो गए, जी, धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां बनने शुरू हो गई जी, थी। आप कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो पहले से अस्तित्व में थी उसको भी हटाया गया, उसकी बिल्कुल, सरकार को भी हटाया गया। बिल्कुल, कम्युनिज्म तो अब भारत से धीरे धीरे जाने लगा है, लेकिन इससे पहले तक और कहीं ना कहीं है भी। जी, उसके साथ साथ एक पूरा राजनीतिक कहता है चाल चरित्र और चेहरा बदलता है। जी, कांग्रेस के सामने चुनौतियां बढ़ती है। तो इस दौर में जो गण की जो चुनौती थी, वो चुनौती जब भी देने की कोशिश की, तो उसकी आवाज को, चाहे ग्लोबलाइजेशन का दौर जी। हो, चाहे उसकी आवाज दबाने का युवा तौर का दौर हो, उसके जो दबाने की जो कोशिश है, वो कामयाब फिर कैसे हुई? देखिए, मैं इस बात को दो हिस्सों में बांटूं। पहली दूसरी बात कर लूं। आपने कहा कि हिंदुस्तान एक खुला बाजार बन गया, जी। तो बाजार में गण कहाँ होता है? हम्म, बाजार में तो ग्राहक होते हैं। तो इसमें गण की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, गण के लिए कोई जगह ही नहीं है। जब आपने पूरे देश को, पूरे मुल्क को एक बाजार में तब्दील कर दिया, तो आपका गण कहाँ है? जी। ये तो ग्राहक है, जिसके पास पैसा होगा वो मजमा लूट कर ले जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात पर कि ये जो उसको दबाने के लिए, जी। इस बात को यूं लीजिए कि जब 67 के आसपास में हमारा चुनाव तंत्र भ्रष्ट हो गया, तो पहली बात तो कि वो चुनाव तंत्र भ्रष्ट किस लिए हुआ था, मैं उसे यूं कहूंगा, वो बूथ कैप्चरिंग जो है वो, जी। उसने रूप बदल लिया था। हम्म, रूप बदल लिया। देखिए क्या है, हमारे यहाँ संविधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग क्या हुआ, सर्वसम्मति के नाम पर जो आपने कह दिया जी। था, मैं उसी बात को दोहरा रहा हम्म, हूं। दुरुपयोग हुआ, कैसे दुरुपयोग हुआ कि सर्वसम्मति बनाने के नाम पर वो आवाजें दबा दी गई जो विरोध में थी या असहमति में थी। हम्म, जबकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि असहमति के स्वर को स्थान देना। स्थान दिया जाए, बिल्कुल। यानी हमने लोकतंत्र का मूल स्वरूप ही तो नष्ट कर दिया ना। अरे भाई, ये तो वही बात है जैसे मिर्ची बड़ा खाएं और मिर्च निकाल लें, नींबू को मीठा कर ले, जी। छाछ को मीठा कर ले। अब छाछ और नींबू की प्रकृति क्या होती है? खट्टी होती है, मीठी कब से होती है भाई? ये वही बात है कि पोषक सांप, हम्म, और सांप पोषण थोड़ा ही नहीं करता कर है। सकते, सही है। लेकिन क्या हुआ, उसका एक कारण है। 67 में बूथ कैप्चरिंग वगैरह और ये राजनीति में जातिवाद आया। मुझे एक बात बताइए कि हम ये कहते कि साहब गण को दबा दिया गया, गण दबा कैसे? गण दो चीजों से दबा। इस देश का गण, गण का जो एक चुनावी रूप है वो है वोटर। वोटर। मैं चुनाव में खड़ा हुआ, मेरी जाति ये है,
आप चुनाव में खड़े, आपकी जाति वो है। मैंने गांव में जो मौजूद लोग हैं अपनी जाति के, उनसे बात की, उन्होंने जाति वालों को मेरे पक्ष में गोलबंद किया। जाति वाले ये सोचकर मेरे पक्ष में आएंगे कि हमारी जाति का, इसलिए इसे जिता देते। बताइए बिकने की शुरुआत की किसने? ये जाति के नाम पर बिके ना। बात को यूं देखिए कि उन लोगों ने देखा कि ये मेरी जाति का है, क्या सिर्फ यही पात्रता? तो पतन तो यहीं से आरंभ किया ना, गण नहीं तो किया अपना। मैं कहां से उभरा? मैं कैंडिडेट खड़ा हुआ हूं चुनाव में, कहां से? उन्हीं में से ना। मुझे ऊपर पार्टियों ने चुना ये सोचकर कि ये चुनाव इसकी जाति के वोट ज्यादा है, तो मुझे वहीं पर एक रास्ता क्यों नहीं अपनाना चाहिए था? अच्छा चले, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं खड़ा हो गया, मेरा काम है वोट मांगना, मैं मांगूंगा। तो लोगों को किसने रोका था कि भैया जाति क्यों, ये तुम्हारी पात्रता नहीं है, पात्रता है कि क्या हमारा काम कर सकते हो। ये उस समय की जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और वहां से फिर वो नब्ज पकड़ में आ गई राजनीतिक दलों के कि इसको दबाया कैसे जा सकता है। फिर उसके दूसरे रूप हो गए कि आपने दारू बांटनी शुरू कर दी, पैसे बांटने, फिर साड़ियां बांटनी, सिलाई मशीनें, टीवी वगैरह। 80 के 90 के दौर में ये थे, 90 के दौर, और अब जाके तो खुली रेवड़ियां हैं कि हम आपको सीधे रुपये ही देंगे चुनाव के बाद, हर एक को क्यों देंगे? यही तो गण गण का पूरा शोषण कर दिया। जो लोग खुश हो रहे कि अरे हमारे बेरोजगारों को इस चुनाव के बाद ये पार्टी इतना देगी, तो इसका मतलब वो चाहती है कि वे बेरोजगार ही रहे, और आप भी चाहते हैं बेरोजगार रहे। आत्महनन करने वाले, आत्महंता करने जो व्यक्ति, उसका कोई क्या भला कर सकता है? तो सबसे पहले तो 67 के चुनाव से जो शुरू हुआ था एक, कि जाति के नाम पर अपने आप को गण ने बेचना शुरू कर दिया। मैं तो बेचना ही कहूंगा, इसे बेचना शुरू कर दिया। इस बेचने में धीरे धीरे वो लोग दलाल के रूप में उभरे जो गांव में पंच बने फिरते थे, माध्यम वोटरों को इधर, वो दलाल का रूप हो गया उनका, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ये जो जिसे हमने जीताया है 67 के आसपास में हिंदुस्तान की राजनीति, मैंने कहा ना 62 से 67 भ्रष्टाचार घर घर आ गया था, राजनेताओं के घर। तो उन्हें लगा कि साहब जो है वो एक छोटी सी उससे मोटर गाड़ी से बढ़िया गाड़ी में आ गए। उस वक्त मोटर कार होना भी बहुत बड़ी बात थी। तो फिर उसने पैसा कमाना शुरू किया, तो उसके मुंह खून लग गया। तो अब एक बात बताइए कि फिर जो गण है उसे इन दलालों के हवाले किया किसने? स्वयं ने। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये आता है कि हमारा संविधान जी ये कहता है मूलभूत अधिकार जो है, जी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो है, एक आदमी को रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। जो टेल एंड पे जो बैठा है, जो नागरिक बैठा है, उसको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। न सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं मिलनी चाहिए। और वो अगर सरकार देने में असफल होती है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही तो नुकसान था ना। अगर वो सरकार के नुकसान की भरपाई वो नहीं कर पा रही है तो उनकी जो कमी थी जी, या मैं आपके शब्द उधार लेकर के बोल रहा हूं, उनका जो निकम्मापन था जी, उसकी सजा उनको मिली क्या कभी? यहाँ इस बात को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहला हिस्सा तो ये बांटना पड़ेगा कि हम आजादी के पहले जिस दौर में जी रहे थे वो जाति प्रधान दौर था, और जाति प्रधान भी इसे यूं समझिए, जाति से भी ज्यादा वो एक तरह से संवर्ग प्रधान दौर था। उसे आप संप्रदाय नहीं कहेंगे, आप उसे वर्ण भी नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ण तो बहुत उत्कृष्ट स्वरूप था, वर्ण कर्मगत था। लेकिन हम आजादी से पहले जहां थे उसमें क्या था और आजादी के बाद वाला, देखिए इसमें सबसे बड़ा अंतर ये समझिए कि जिसकी आप बात करें कि जिसे रोटी सरकार नहीं दे पाई, मकान छत नहीं दे पाई, कपड़ा पढ़ाई नहीं दे पाई। पढ़ाई को हम एक बार बात कर देते, पढ़ाई तो ऊंचे वर्ग वालों को, बाकी लोगों को भी तब नसीब नहीं हुआ करती थी, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो ये वो वर्ग है जिसे वंचित वर्ग बाद में जाकर कहा गया। ठीक है, हालांकि इस वंचित और दलित वर्ग के नाम पर बाद में बड़ी बड़ी दुकानें लगी और लोग इनका भी हिस्सा लूट कर खा गए, लेकिन ये जो वर्ग है। अब एक बात बताइए, हमने संविधान बनाया, संविधान सभा में लोगों ने बैठकर बनाया, वो लागू कर दिया, स्वीकार कर लिया, ऑन द रिकॉर्ड सब हो गया। इस संविधान के प्रावधान वो उस गण तक पहुंचाने का जरिया कौन थे? ये जिम्मेदारी किसकी थी? उस गण को कौन बताता कि तुम्हारे लिए उस किताब में ये हमने लिखा है भाई, या ये उन लोगों ने लिखा है, देखो तुम्हारे अधिकार है, देखो तुम्हें ये मिलना चाहिए? नहीं, उससे तो छिपाया गया ना कि तुम मांग मत लेना कहीं कि तुम्हारे लिए हमने उसमें क्या लिखा है। तो ये जो बीच का तंत्र था, ये गण है, वो शीर्ष है, और ये वो तंत्र है ना। इस तंत्र का नकारापन जो था, इस तंत्र के नकारापन में सहयोग इस गण के अधिसंख्य के ऊपर वाले
जिनको उस समय आज भी कह देते ऊंची जातियों वाले, जिनका प्राय कब्जा रहता था ग्राम पंचायतों पर, समाज पर और सब तरह से, तो क्या ये गण का प्रमुख हिस्सा नहीं थे? क्या ये जिम्मेदारी इनकी नहीं थी? लेकिन होता है क्या है, मानव जो है वो होता है आधिपत्यवादी, वो अपने आप को मालिक बनाना। तो उन लोगों को लगा कि अच्छा ये तो है ही, इन पर तो हम वैसे ही उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के भी, देखिए जहां मौका मिला निम्न मध्यम वर्ग वाले ने भी निम्न वर्ग का शोषण किया था, बस मौका मिलने की बात थी। तो ये जो सिर्फ शुद्ध निम्न वर्ग वाला है, इस बेचारे तक वो गणतंत्र के प्रावधान पहुंचाने की जिम्मेदारी किस किस की थी? सबसे पहले तो बनाने वाले गाल बजाकर श्रेय ले लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को पूरे संविधान का ठेका दे देते हैं, श्रेय दे देते हैं, क्रेडिट दे देते हैं, और लोग उनके नाम पे दुकानें खोल लेते हैं। लेकिन इन लोगों से पूछिए कि इन्होंने आज तक 75 वर्षों में, एक तो जिन्होंने बनाया है जो श्रेय लेते हैं वो, दूसरे जो इनके माध्यम बने, मैं बड़े ओछे शब्दों में कह रहा हूं, जो दलाल बने, जिन्होंने पूरा संविधान बेच खाया संविधान के नाम, इन लोगों ने उस तबके तक ऐसा क्यों नहीं बताया कि भाई तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें रोटी मिले, तुम्हें बदन पर कपड़ा मिले, हमने संविधान में प्रावधान किया है? नहीं किया ना। तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग के अलावा निम्न मध्यम, मध्यम वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग और उच्च वर्ग, ये 4 वर्ग है, ये गण का हिस्सा नहीं थे क्या? ये कितने प्रतिशत थे? मैं वही तो कह रहा हूं कि गण के नाम पर जिन लोगों पर ये दायित्व था, अगर मैं अपनी बस्ती का सबसे अधिक पढ़ा लिखा हूं उस वक्त की बात, तो मेरा दायित्व है कि मैं बाकी लोगों को बताऊं कि देखो भाई, हम लोग तुम्हारे नहीं, हम लोगों के लिए प्रावधान है, और विशेष रूप से तुम लोगों के लिए ये। लेकिन अब अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि उनका हिस्सा मैं खा जाऊं, उन्हें बताऊं ही नहीं। मैं कौन हूं? गणित हूं, और मैं ही वो गण हूं जिसने गणतंत्र को भ्रष्ट किया है। उसको तो रोटी से फुर्सत नहीं है, उसने कहां सोचा कि क्या गण है, क्या तंत्र है। उसको तो जब कहा गया तेरा वोट पड़ गया तू जा, तो आ गया, और जब उसे कहा गया कि तू इस पे ठप्पा मार, उसने मार दिया। इससे ज्यादा उसका वजूद बनने किसने दिया? तो ये वर्ग कितना, 15-20%, 75-80% वर्ग तो वही है ना जिसने कब्जा करके, और यही गण बाद में सबसे बड़ी शिकायत करता है साहब। क्यों? क्योंकि यही गण वो है जो सिर्फ राज्य पर आश्रित रहता है, क्योंकि इसी गण ने माध्यम और दलाल बनकर दूसरों का हिस्सा खाया था। तो इससे स्वाद किसमें आता है? राज का ही सेवक बनकर रहने में। तो राज का सेवक ये गण बन गया ना, तो फिर उन लोगों को भी मजा आया कि सिर्फ इसी को दाना डाल दो और अपना काम चलता है। तो ये यहाँ पर गणतंत्र में से मूल गण गायब, मूल गण गायब हो गया। और जब आप अपन गणतंत्र दिवस पर आज हम यहाँ पे बैठे हैं और ये बड़ी चिंता कर रहे हैं, और शायद यही वजह थी कि ये जो उद्देशिका बनी थी, हमारा जो संविधान बना और उसकी उद्देशिका बनी थी, उसका पहला लक्ष्य यही था कि जब आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जब आप मनाते हैं, तो स्कूल में जहां भी झंडारोहण होता है, तो आप इसका वाचन करवाएं ताकि आम जन तक वो बात पहुंचे। तो सबसे पहले तो इसको हटाया गया, और फिर वो जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता जो थे उनके गुण गाए गए। और उसके बाद में ये जो बड़े पर्व थे, जिसको आप 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसकी ये औपचारिकता भर रह गई। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि हमारी जो परंपराओं में जो शामिल हो रहा था, ठीक है, संविधान को आप परंपरा से और व्यवस्था से अलग नहीं कर सकते। अगर आप संविधान लागू कर रहे हैं तो आपको परंपराओं को भी साथ लेना पड़ेगा, आपके अब तक की जो स्थिति है उनको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें बदलाव होते रहेंगे, अनुच्छेद बढ़ते रहेंगे, वो सब होता रहेगा, लेकिन आपने उसकी जो पालना की जानी चाहिए वो नहीं की। और आज भी जब आप संविधान की बात करते हैं, देश में जब एक अभी हवल्ला फूटा हुआ है, पिछले 5-6 सालों से एक इस तरह का नैरेटिव घड़ा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो संविधान को ही सब कुछ मानना चाहते हैं। उन लोगों को एक तरफ जो संविधान को सब कुछ मानना चाहते हैं, उनको देश की परंपरा, देश की राष्ट्रीयता, आपने एक राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया था, जब मैंने देशवासी कहा था तब आपने राष्ट्र कहा था, तो मैं चाहता हूं कि उस पर भी आप बात करें। उनको उन सबसे मतलब नहीं है, वो कहते हैं संविधान ही सब कुछ है। और संविधान, कुछ लोग हैं जिन पर यह आरोप है कि संविधान को हटा देना चाहता है, और इस तरह का एक नैरेटिव बन चुका है कि लोगों को संविधान का भले ही पता नहीं, संविधान की इस उद्देशिका का पता नहीं हो, लेकिन वो भी इस भीड़ में शामिल हो गए हैं। आप जो कह रहे हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर संविधान के अंदर जो बदलाव किए गए,
वो किस कारण से किए गए थे? अगर धर्मनिरपेक्षता की बात उसमें संविधान में समाजवाद के साथ जोड़ी गई, जी उसकी वजह क्या थी? और उसके बाद में एक समय ऐसा क्यों आता है जब आपको ये लगता है कि धर्म के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे? कहीं ये आहट तब के राजनीतिक दलों ने समझ तो नहीं ली थी? ये सारा का सारा जो मिला करके जो रूप होता है उसमें ये होता है कि आज एक आम आदमी को ये पता नहीं है, संविधान एक किताब है, जी लेकिन वो कानून जानने वालों की किताब बनी है। जी जबकि संविधान एक आम नागरिक के लिए किताब होनी चाहिए थी। एक आम नागरिक, जगह आपने शुरुआत में कहा जी था, कर्तव्य और अधिकार, जी यहां तक आकर के बात रुक जाती है। और संविधान हमें क्या देता है? तो मेरा जो सवाल है मोटे तौर पर मैं ये जी पूछना चाहता हूं कि संविधान हमें क्या देता है, और संविधान वास्तविक स्वरूप में, कानूनी स्वरूप में, जी उसकी जो धाराएं थी, एक अपराध करेगा, एक सामान्य व्यक्ति, नागरिक को संविधान से क्या मिल सकता है? हरीश जी, हमारी सबसे बड़ी जो कमी रही इस मुल्क में संविधान को लेकर, वो ये थी कि हमने संविधान को शोकेस में जी। रखने लायक बनाकर छोड़ दिया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक आदमी दुबई से आया और अपने दोस्त के घर गया। उसके छोटा बच्चा था, शायद 2.5-3 साल का, जी। और उसके लिए वो खिलौने लाया। और खूब सारे अच्छे अच्छे खिलौने लाया। नजदीकी दोस्त का बेटा था, और उसके बाद 2-4 दिन रुका, उसके घर चला गया। 5-7 साल बाद आया तो बच्चा 7-8 साल का हो चुका था, बड़ा हो चुका था। तो बातें बातें की, वो भी आया, अंकल अंकल करते। तो उसने देखा वहां, बोले ये तो वही खिलौने हैं ना जो मैं, वो शो केस में खिलौने लगे हुए थे। तो उसकी लड़के की माँ ने, दोस्त की भाभी ने, बड़े गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल भैया, ये वही वाले जो देखो आप लाए थे, हमने आज तक संभाल कर रखे हैं। तो उसने कहा, भाभी मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं लाना चाहिए था। जी। भाभी, मुझे बड़ी खुशी होती मुझे अगर आप ये कहती कि भैया अरे आपके वो खिलौने तो हफ्ते भर में इसने तोड़ दिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं इसके खेलने के लिए लाया था, शोकेस में सजाने के लिए नहीं। और जो इसके लिए लाया था, जब यही वो खेल नहीं सका, मनोरंजन नहीं कर सका, तो शोकेस में पड़े हो का क्या मोल है? ये तो निरर्थक है। ये संविधान था किसके लिए? अच्छा, एक खास बात क्या, इस सवाल के जवाब से पहले भी एक और बात है कि हमने इसे गणतंत्र दिवस क्यों कहा, लोकतंत्र दिवस क्यों नहीं कहा? जी। यही वो अंतर है जो हमें समझना है। बिल्कुल। इस देश में लोक के लिए नहीं, गण के लिए तंत्र बनाया गया था। लोक क्या होता है? लोक तो समाज है, समाज के लिए थोड़ी बनाया था। समाज समूह है, समूह के लिए नहीं। व्यक्ति परक गणना थी, इसलिए गणतंत्र दिवस। वो लोग हमसे भी समझदार थे ना, वो लोकतंत्र क्यों नहीं रखा? अब दूसरी बात, संविधान शोकेस में रखने की चीज बना दी। कुछ एक, सारे नहीं, बमुश्किल 5-7% पढ़े लिखे लोगों का संविधान आपको मिलेगा। लॉ पढ़ने वालों की छोड़ दीजिए, नहीं मिलेगा। ये आपके जैसे हमारे कुछ 5-7% के पास संविधान मिलेगा, ये भी मिलेगा। और हमने भी उसको कितना पढ़ा, क्यों पढ़ेंगे, सारा क्या पढ़े उसमें? बात ये भी अलग अलग है, कोर्स में पढ़ाया जाने वाला वो अलग मामला है। तो असल में जिस संविधान को हमारे आचार विचार में घुल जाना चाहिए था, वो दूर से देखने लायक बना हुआ है, शोकेस में रखा हुआ है। शोकेस में रखी हुई चीजें आंखों को सुख दे सकती है, आत्मा को आनंद नहीं दे सकती। एक दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि हमने संविधान बनाया, किसके लिए बनाया? जिसके लिए बनाया उसी को उससे काट दिया, तो अस्तित्व ही नहीं रहा उसका, निरर्थक है। उस पर जो हमने लगभग 2.5-3 साल कवायद की थी, फिर उसको तैयार किया, वो किसके लिए किया? अब जिस व्यक्ति को भोजन करवाने के लिए आपने बिठाया और सारा ताम जाम जमाया, जब उसे ही भूखा रख दिया, तो बनाया किसके लिए? दूसरी तीसरी बात, इसके लिए मैं गण को नहीं, तंत्र को जिम्मेदार मानता हूं। और तंत्र को, यानी कि सत्ता को, इसलिए मानता हूं कि सत्ता ने संविधान को हमेशा एक खिलौना समझा। उसने इसे अपना पूजनीय ग्रंथ समझा, ये खिलौना समझा। और मैं दोनों को एक ही बात मानता हूं इस संदर्भ में, दोनों एक ही बात है। खिलौना समझा तब भी आपने उसका महत्व नहीं जाना, और सिर्फ एक पूजनीय ग्रंथ मान लिया कि बस ये तो प्रणाम करने योग्य, तो जिसे प्रणाम करते उसे गले नहीं लगाते। ये गले लगाने की चीज थी, प्रणाम करने की कहां थी? और अब तो संविधान को इतना प्रणम्य बना दिया है कि बस बाबा साहेब भीमराव राम जी अंबेडकर और संविधान तो प्रणाम करने योग्य है, इन पर तो एक शब्द भी आप बोल ही नहीं सकते। तो फिर तो लोकतंत्र की मूल अवधारणा ही हमने समाप्त कर दी। हम एक व्यक्ति पूजा में व्यक्ति विशेष को सारा क्रेडिट दे रहे, सिर्फ संविधान की बात कर रहे। आपने जो कहा था, दो पक्ष हो गए, एक ये कह रहा है सिर्फ संविधान है सब कुछ, और दूसरे कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये लोग खत्म कर देंगे। दोनों ही बेवकूफियां हैं।
अरे भाई, संविधान कोई एक देवता की बनी मूर्ति नहीं कि उसमें तब्दीलियां नहीं होती हो। 100 से ज्यादा तो संशोधन हो चुके हैं। तो फिर वो तो बात ही नहीं कि संविधान सब कुछ है। संविधान सब कुछ है तो आजादी के बाद वाला संविधान पहली बार में ही संशोधन क्यों किया? 100 से ज्यादा तो बाद की बात है। हुआ ही क्यों? होना ही नहीं चाहिए था। फिर वो किसी एक, जैसे मजहब में होती है पवित्र किताब की, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं हो सकती, फिर तो वैसा होना चाहिए था। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें यही बात रखी थी कि समयानुसार इसमें समसामयिकता को समाविष्ट करते हुए जो संशोधन किए जा सकते हैं वो किए जाए। ये रास्ता खुला रखा था। अब उस रास्ते का दुरुपयोग कैसे किया कि जब जो सत्ता में उसे लगा कि ये मैं कर सकता हूं, उसने तोड़ मरोड़ कर दिया। अब इसी का एक दूसरा रूप था कि इंदिरा जी ने क्या किया। विपक्ष मरा हुआ था, मरा हुआ विपक्ष, सदन से भागा हुआ विपक्ष, बिल्कुल अशक्त और निशक्त विपक्ष, और ऐसे में इंदिरा जी ने वहां 2 शब्द डाल दिया। अब इंदिरा जी को जो, मुझे नहीं लगता इंदिरा जी का खुद का दिमाग इसमें काम किया होगा। मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इमरजेंसी के दौरान का पूरा इतिहास बाकायदा कई लोगों से पढ़ा है, उनकी किताबें ऑथेंटिक पढ़ा, और उस पर आपको पता ही है, मैंने तो नाटक भी लिखे हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इंदिरा जी का दिमाग तो इसके पीछे नहीं लगा होगा कि ये 2 शब्द डाल दें। पढ़ी लिखी थी, ज़हीन थी, लेकिन हर आदमी हर क्षेत्र का ज्ञाता नहीं। इंदिरा गांधी थी, प्रणब मुखर्जी नहीं थी कि संविधान का एनसाइक्लोपीडिया प्रणब दा को कहते थे। तो जो भी उनका सलाहकार रहा होगा कि मैडम ये 2 शब्द डाल दो, उसने हिंदुस्तान के संविधान के साथ सबसे बड़ा कुकृत्य किया, और इस देश की राजनीति के साथ। क्योंकि क्या है, देखिए, अगर ये देश, मैं आजादी के बाद के टुकड़े की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे विस्तृत भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और वो होता था। अगर हम लोग, मैं अब एक और शब्द कहूंगा, अब अगर हम लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं होते तो क्या अब तक दूसरे धर्म वाले इस देश में रह पाते? अरे सनातन तो शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष है, जिसको वैसे तो पंथ निरपेक्ष होता है, लेकिन सेक्युलर वाली बात तो खैर अलग है, वो तो शब्द ही है। तो दूसरी बात, हम तो शुरू से ही समाजवादी। उन 2 शब्दों को डालने का मतलब सिर्फ विशुद्ध राजनीति करनी थी और वोट पर नजर थी। वोट बैंक जो बिगड़ गया था, जो दिल्ली में जामा मस्जिद के इलाके में बुलडोजर चलवाकर जो, और पुलिस ने गोलीकांड किया, कहते हैं परोक्ष सूत्र तो 5000 से ज्यादा मुसलमानों की तब हत्या हुई थी संजय गांधी की पुलिस द्वारा। मैं संजय गांधी की पुलिस इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी का ही कहना माना था, उन्हीं का आदेश था, और दिल्ली पुलिस टाल नहीं सकी, और दिल्ली पुलिस के मुखिया और वो सारी चीजें प्रमाणों पर पड़ी है। तो वो एक नजर पड़ी कि अब करें क्या, तो करें है कि वोट चाहिए, तो वोटर को, तो वोटर अब हमारे देश में तो जैसे मैंने कहा ना 67 में जातियों में बंटे, फिर हम 67 के बाद 71 तक आए, तो 71 में इंदिरा जी ने जो चुनाव करवाए थे, तो उन चुनाव में उन्हें चाहिए था कि एक तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो इंडिकेंट सिंडिकेट है उसको जवाब देना था। फिर इधर क्या हो रहा था कि दलितों के मसीहा के रूप में जगजीवन राम एक अपना ही आभा मंडल ले गए। अब जगजीवन राम जो ले गए तो इधर जाटों को ले गए चौधरी चरण सिंह, है ना। अब ये 2 कांग्रेस में ऐसे, अच्छा इधर जब हम बात करें तो इमरजेंसी से पहले तक तो चंद्रशेखर युवा तुर्क के रूप में कांग्रेस के ही थे, है ना। तो ये इन सब के बीच में एक और पहलू था, जो अपने बाबू मोशाय बंगाली बाबू, वो रे साहब उधर रे, सिद्धार्थ शंकर रे, हरियाणा में जाटों के इधर बंसीलाल, जो इंदिरा गांधी के खासम खास थे। तो इंदिरा गांधी को लगा कि करे क्या, क्योंकि ये जो 71 के जो युद्ध के बाद के चुनाव थे, उन्होंने हमें धर्म में बांट दिया। इससे पहले हम जातियों में थे, और इसके बाद धर्म और खापों में बांट दिया। ये जाट है, जाट कोई जाति नहीं है, ठीक वैसे जैसे राजपूत जाति नहीं है, ब्राह्मण जाति नहीं है, ये एक वर्ग है, वर्ण भी नहीं है, वर्ग है, खाप वो। तो फिर इंदिरा जी को लगा कि अब क्या करें, तो उन्होंने फिर मोहसिना किदवई भी थी और लोग भी थे, ये जो सलमान खुर्शीद के पिता खुर्शीद आलम खान थे, इधर जाकिर हुसैन की परंपरा आगे बढ़ी नहीं, अब्दुल कलाम आजाद की परंपरा बढ़ी। तो वो एक और ऐसा दौर था 71 से लेकर के 75 के बीच का, जिसमें इंदिरा गांधी सब या हिंदुस्तान की सत्ता सबसे ज्यादा भ्रमित थी। तो भ्रमित थी, तो उसने सोचा कि अब हमारे जो काम है वो तो ऐसा बचा नहीं कि हमें वोट मिलेगा, तो संविधान को खिलौना बनाया। और संविधान को, ठीक है, बीच बीच किसी ने जरूरी भी किए, जैसे भाषाओं के आधार पर प्रदेशों का गठन, ये सब ये जरूरी थे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा और घटिया किस्म का खिलवाड़ किया संविधान के साथ
वो इमरजेंसी के उस वक्त पे मैं इंदिरा गांधी ने किया, जबकि गायब और भागे विपक्ष, हटे विपक्ष की गैर मौजूदगी में वहां सदन में उन्होंने धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और समाजवाद ये 2 शब्द डाले। वहां से खून का चस्का लग गया राजनीतिक दलों को, शासक दलों को, कि संविधान के साथ जब चाहे सत्ताधारी जो थे। उससे भी खराब और घटिया खतरनाक रूप शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी ने कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, जो गणतंत्र है वो गणतंत्र देख रहा है सब, उस चेहरे का नाम नहीं है। गणतंत्र भीड़ का नाम है, ये भीड़ तंत्र है हमारा, जहां हम संख्या गिनते हैं, दिमाग नहीं गिनते, ये हमारी कमजोरी है। तो वो भीड़ तंत्र बना हुआ गणतंत्र देख रहा था कि अच्छा, मतलब इस सरकार ने अपने इस लाभ के लिए ये कर दिया, तो फिर हम उसका ये करेंगे। यानी वो जो बैकलैश होता है वो फिर वो हिंदू बैकलैश हो गया। और वहां से उस दौर फिर उस जो राजीव गांधी का शाहबानो प्रकरण था, वहां संविधान को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया गया। और उसका एक और दूसरे मुंह पर बैठा हुआ, बड़ा मुहाने पर बैठा घटिया रूप था, वो वीपी सिंह ने मंडल लागू कर संविधान की चिंदियां चिंदियां बिखेर दी। मैं समझता हूँ ये जो 3 ऐसी बात है जिन्होंने संविधान, हम आज जिस संविधान की बात कर रहे हैं, ये तो उस संविधान का मरे हुए रूप का भी चमड़ा है, शरीर नहीं चमड़ा है, वो संविधान तो कहीं मर गया। अब मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इस मुल्क को फिर से एक संविधान समिति बिठाकर नए सिरे से संविधान लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये संविधान तो कब का मर चुका, अब ये बचा नहीं है। और इस संविधान से इस देश के गण को कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए इस देश का गण उस व्यक्ति की तरह है जिसे पता है कि मेरी गाड़ी जो है, ट्रेन, मुझे नहीं पता कब आएगी, 18 घंटे बाद या 20 घंटे बाद, उसके बाद कोई सूचना, तो वो प्लेटफॉर्म पर मस्ती कर रहा है, मूंगफली खा रहा है, छिलके बिखेर रहा है। संविधान की इतनी बड़ी यात्रा और यात्रा के बाद में आपकी जो ये प्रतिक्रिया है, उसमें आपको लगता है कि एक संभावना अभी भी आप कहीं ना कहीं नजर आती है। आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया है जी, और हम ये मानते हैं कि ये अब संविधान का भी, संविधान अमृत लागू महोत्सव, होने का भी बिल्कुल अमृत बिल्कुल। महोत्सव है। और अमृत का मतलब संजीवनी होता है, बिल्कुल फिर नए सिरे से जागना भी होता है। जी तो क्या, बिल्कुल, मैं, क्योंकि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर जो राष्ट्र नायक की छवि इस जी देश ने देखी थी, या लेडी आयरन के रूप में इंदिरा गांधी को देखा जी, था, या राजीव गांधी को एक मैं भी नौजवान हुए, मेरा एक सपना है, वहां बिल्कुल की पूरी यात्राओं की अंतर कथाओं के साथ भी आप होते हुए आए हैं। और अब जब आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार में है जी और उन पर कुछ आरोप भी है, प्रत्यारोप भी है, और उन्होंने एक न्याय संहिता करके कुछ नया जी चेंजेस जी करने की जी। कोशिश भी की है, तो कहीं आपको कोई संभावना लगती है कि अब कुछ सुधार शुरू होगा, या अभी ये दौर चलेगा? मैं आपके सवाल के जवाब को 2 हिस्सों में बांट लूं। पहला हिस्सा तो ये है कि ये बड़ी अच्छी बात की, सत्ता और शासन और न्यायपालिका का काम दंड देना नहीं होता, न्याय करना होता है। जी। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। वही लोक और हाँ, गण की लोक और बात। गण वाला है, बिल्कुल। ये साधारण बात नहीं है। जब जब 2 जिम्मेदार आदमी और समझदार आदमी बात करते हैं, तो हमारी पुरानी ज्ञान परंपरा ये कहती है कि कम से कम शब्दों पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय न्याय संहिता, न्याय, वो दंड थी, दंड बिगाड़ता है, दंड व्यवस्था तोड़ता है, जी। न्याय व्यवस्था बनाए रखता है, दोनों में अंतर है। आप बच्चे के साथ न्याय कीजिए और बच्चे को दंड दीजिए, दंड का मतलब आप मान के चल रहे हैं कि वो दोषी ही है, आपने तय कर लिया, आपने तय कर लिया वो दोषी है, तो आप उसको पीटेंगे, मारेंगे, और कानून में पीटने का उठाएंगे, फैसला होगा, फिर न्याय नहीं फैसला। होगा। हाँ, मतलब आप सिर्फ दंड क्या देंगे यही तय करना आपको, आपने ये तो तय कर लिया कि वो दोषी है। और न्याय संहिता में भाई आप देखेंगे कि वो दोषी है कि नहीं है, जी। और आप ये भी देखेंगे कि वो निर्दोष है कि नहीं है। ये दोनों बातें अलग अलग है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक केस चला था कि साहब वो उन्होंने फला काले हिरण को मार दिया, उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया, अब हिरण तो मरा और वे दोषी नहीं है, तो फिर क्या चक्कर है ये? तो वो वाली बात होती है कि पहले तो ये देखे कि ये दोषी है या नहीं, दूसरे देखे ये निर्दोष है या नहीं, वो फिर देखे न्याय क्या करना। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है, आपने जो कहा ऐसी कोई उम्मीद वगैरह, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, भले चाहे सरकार नरेंद्र मोदी की हो, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी में और इंदिरा गांधी में सिर्फ साड़ी का फर्क देख रहा हूँ, फितरत का कोई फर्क नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने संविधान को जिस हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार काम लिया, मुझे भी वही दिख रहा है कि अभी भी जो भारत का एक शासक वर्ग है ना, इसको यही कहना ठीक है, भले चाहे उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कल को कोई और करेगा, अभी भी मुझे कई वर्षों नहीं, कई दशकों तक ऐसे नहीं लग रहा इस देश का संविधान दोबारा लिखा जाएगा
और ईमानदारी से लिखा जाएगा, देश की जरूरतों के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, जी। क्योंकि शासक दल इतिहास और संविधान अपनी जरूरतों के हिसाब से लिखवाते हैं, जी। ये हमेशा का इतिहास है। तो मैं देश के एक आम गण के नाते तो बहुत निराश भाव से, भली चाहे चेहरे पे मुस्कान हो, लेकिन निराश भाव से कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि चाहे अभी नरेंद्र मोदी जी हो या आगे का दौर भी कोई शासक आएगा तो इस दिशा में वो कोई ठोस कदम उठाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे शासन तंत्र की वैचारिकी जो है वो पंगु हो गई है, वो इस दिशा में सोच ही नहीं रहे, वो ये सोच रहे इसी पे पाबंद लगाते जाओ नए सिरे से। मैं समझता हूँ कि ये सोच ही नहीं पैदा हुई अभी तक, तो जी। फिर कैसे होगा। हाँ, अगर आपकी बातों पे पूरा पूरा विश्वास किया जाए तो मैं हरिशंकर परसाई का शब्द उधार लूंगा कि ये गणतंत्र ठिठुर रहा है, ठिठुर रहा ठिठुर है। का गणतंत्र है। बिल्कुल और कुमार साहब, बिल्कुल। जब आपसे मैं जी खास तौर से डॉक्टर कुमार गणेश से, जो जी अंक और अंग ज्योतिषी के बड़े निष्णात ज्ञाता हैं, उनसे जब बात करता हूँ और ठिठुरता गणतंत्र जब मैं हरिशंकर परसाई से एक शब्द लेके आता हूँ, जी तो जी मुझे आप मुझे और लॉयन एक्सप्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, उनको ज्योतिषीय एंगल से आप बताएं कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि आप अंक ज्योतिष के ज्ञाता जी हैं। ये जी 26 जनवरी, जी जी 26 जी नवंबर, है जी ना, 49 से लेकर के 50 तक का ये दौर, जी सब कुछ ठीक ठीक था, सब कुछ जी अच्छा अच्छा था जी देश में। आपने आपकी शुरुआत में कहा था कि हमें लगा था एक सूरज उग रहा है जी 15 अगस्त को, बिल्कुल, जब वो हमारे आ रहा है। हाँ यहाँ की यूं हाँ लग रहा था कि एक सूरज का हाँ उदय हो रहा है, हाँ हाँ। और अचानक से बादल छा जाते हैं, हम्म, अचानक से ये हो जाता है और हम निराशावाद में पड़ जाते हैं। जी हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था जी जी और हम परिवर्तन ही परिवर्तन चाहते हैं। एक समय जी। तो बीच में कंडीशन ये आ गई थी कि हम खिचड़ी सरकारों में ही, हमें लग रहा था कि अब आने वाला समय ही खिचड़ी स्थायी सरकार सरकार आएगी भी नहीं। आएगी भी नहीं, मतलब इस तरह का था। फिर भी परिवर्तन हुआ, सारी चीजें जी हुई। जी ये सारी बातें, बहुत सारी बातें होती जी रहेगी। जी। मैं सिर्फ अंतिम सवाल, अगर मैं आपसे कारण बताऊं। आपके ज्योतिष से अगर जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछो तो मुझे लगता है कि ये वार्ता कहीं ना कहीं जी अधूरी जी रह जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। तथ्य वहीं से निकल करके जी आएंगे। तो आप मुझे बताएं कि कहीं कुछ कहाँ कुछ गड़बड़ है। बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं समझता हूं कि आदरणीय मित्रों, ये बात आप भी गौर कीजिए और इसे जितना आगे हो सके फैलाइए, क्योंकि ये मेरा दावा है कि इस दिशा में संभवतः किसी ज्योतिषी ने भी नहीं सोचा और राजनेता तो उतना ही सोचते हैं जहां तक उनको वोट मिलते हैं। देखिए क्या है कि 1920 में, 1920 की बात है, आज पत्रिका निकलती थी उत्तर प्रदेश से और बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी। तो उज्जैन के बहुत बड़े ज्योतिषी थे पंडित सूर्य नारायण व्यास, बहुत बड़े थे। उन्होंने 1920 में उस समय के भारत की कुंडली, अब अच्छा। हाँ ये वही जानते कि वो कौन सी कुंडली, क्योंकि इस बात को मैंने जब कई बार कहा तो लोगों ने कहा था आजाद तो बाद में हुआ, तो वो कुंडली अलग, वो कुंडली अलग। तो वो कुंडली से उन्होंने कहा था कि अगस्त 1947 में भारत आजाद होगा, जबकि अंग्रेजों ने 48 में कहा था, जून 48 में हम करेंगे भारत हाँ को, हाँ, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने हुआ। पहले घोषणा हाँ की उन्होंने 1920 में, जी। मैं पत्रिका का नाम और वो भी बता रहा हूँ, आर्काइव्स में कहीं है तो जाके देखा जा सकता है। उसके बाद जब वो आजादी, भाई माउंटबेटन ने कहा मेरे पास 2 ही दिन है, 14 15 अगस्त, और पाकिस्तान वालों और हिंदुस्तान वालों चुन लो जिसे जो दिन चुनना है, फिर मुझे दूसरे भी आजाद हो रहे उधर भी जाना। तो एक तरह से काम निपटाने आया था, तो पाकिस्तान ने लपक लिया, बोले 14 अगस्त, इसलिए कि पहले हमारा आएगा। हालांकि वो तो पैदा हुआ, उसका आजादी का दिन ही उसकी पैदाइश का दिन, जी। खैर। और अपने पास में 15 अगस्त बचा, तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने सूर्य जो नारायण मिश्र व्यास जी उन्हें बुलाया, उन्हें वो फोटो भी है बाकायदा, राधा कृष्ण जी बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी बैठे हैं, वे भी हैं, और इनके मित्र गोस्वामी जी भी बैठे हैं। तो फिर उनसे पूछ के चर्चा वर्चा की तो उन्होंने सारा मुहूर्त निकाला। तो अब घड़ी में 15 अगस्त भी होना चाहिए, तारीख तो 15 अगस्त होनी चाहिए, और कुंडली के और उस ज्योतिष के हिसाब से वो बैठ रहा था। तो आधी रात को निशीथ का मुहूर्त, अभिजीत का ठीक उल्टा, निशीथ का ठीक आधी रात के आजू बाजू के वो 20 मिनट का समय बैठ रहा था, 18-20 मिनट कुछ ऐसा था, वो बैठ रहा था। यही सबसे बढ़िया है, वरना हमारा सूर्य प्रधान देश है, आधी रात में हम काहे को आजादी लें, हम उगते सूरज के साथ लेते हैं ना, बिल्कुल। हम तो सूर्य प्रधान वाले हैं। तो वो, और जवाहरलाल नेहरू बड़े बिचके, क्योंकि वो तो अपने आप को कहते थे ना मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू, ठीक है, और मुझे इन सब में विश्वास नहीं है। हालांकि बाद में तो संजय गांधी की कुंडलियां ली, इंदिरा गांधी जगह जगह भटक रही थी प्रधानमंत्री रहते हुए, वो भी बात सत्य है। नेहरू ने भी कई हवन करवाए, वो भी सत्य है। तो जवाहरलाल जी इन सबसे दूर ही रहे। राजेंद्र प्रसाद जी ने वो मुहूर्त वगैरह लिया, और राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि ब्यास जी
पाकिस्तान इस मुहूर्त में आजादी ले रहा है और हम इस मुहूर्त में ले रहे हैं, अंतर क्या रहेगा? जायज बात है। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति, उस आदमी को पूछने का हक है। भाई भावी राष्ट्रपति थे, वो बड़े थे, बहुत बड़े। तो व्यास जी ने जो कहा, मैं उद्धृत करना, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का हमेशा दिवाला निकला रहेगा और हमारे यहाँ लोकतंत्र की हमेशा दिवाली रहेगी। अब है कि नहीं बताइए? इमरजेंसी में लग रहा था इस देश में कभी लोकतंत्र फिर नहीं आएगा, आया। वीपी सिंह के समय लग रहा था मंडली खा जाएगा, आया, शानदार ढंग से आया। आज लोगों को लग रहा है मोदी लोकतंत्र खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लोकतंत्र तो मोदी के बाद भी रहेगा। लेकिन अब वो देखिए, इस देश में स्वाधीनता के दिनांक के बराबर ही महत्व है गणतंत्र दिवस का। देखिए, ये है 15 अगस्त 1947, मूलांक 6 और भाग्यांक 8, और ये है 26 जनवरी 1950, मूलांक 8 और भाग्यांक 6। यानी आजादी का जो मूलांक 6 है वो गणतंत्र का क्या है? भाग्यांक है। और गणतंत्र का जो मूलांक 8 है वो आजादी का भाग्यांक है। मतलब इन दोनों को मिलाऊं तो ये चैन ऐसे पूरी होती है। हाँ, ये मूलांक, ये भाग्यांक, ये मूलांक, ये भाग्यांक, यानी दोनों मिलकर हिंदुस्तान के आजाद वजूद को एक पूरी पुख्तगी देते हैं। ये दूसरे वाले में गड़बड़ नेहरू के कारण हो गई। गणतंत्र दिवस जो है ना, इस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी की चली नहीं और नेहरू की ही चली कि नहीं, बस वो वहीं जाकर वो ऐसी गड़बड़ हुई कि देश का लोकतंत्र तो टिका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संविधान के साथ ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं, हुए हैं। मैंने तो कह ही दिया ना, अब तो इसे खत्म करके दूसरा ही लिखा जाए, अब इससे ज्यादा क्या। ये जो दूसरे में मुहूर्त वाली कमी रह गई, देखिए क्या है, जिन लोगों का ज्योतिष में विश्वास नहीं है उनके लिए तो मेरी ये बात है ही नहीं, वो तो अनसुनी कर दें। लेकिन मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। ये तो हिंदुस्तान क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी जो कुछ है यही है, धरती। तो वो जो 26 जनवरी रखा गया गणतंत्र दिवस, सिर्फ इस मोह में नेहरू ने कहा था 26 नवंबर, तो हम रख लेते हैं 26 जनवरी। पता नहीं क्या सोच के रखा, लेकिन नेहरू थे अहमन्य, मैं तो यही कहूंगा, क्या और क्या कहें। तो नेहरू की सनक जो है वो बर्बाद कर गई। ये ज्योतिषीय कारण है, नेहरू पर राजनीतिक या व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये ज्योतिषीय कारण की विवेचना के फल के स्वरूप उपजे हुए शब्द है। जी जी, उन्होंने सुना नहीं, सनक थी। मैं नहीं मानता ज्योतिष, उस समय प्रसाद साहब ने मानी, मैं नहीं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से भी तो उनकी पटती नहीं थी ना। तो उस चक्कर में तो ज्योतिषीय कारण ये है कि लोकतंत्र बिट टिका और संविधान ऐसे बार बार क्यों मर रहा है, कुचला जा रहा है बुलडोजर के नीचे। यूपी वाला बुलडोजर नहीं है, राजनीति वाला बुलडोजर। तो ये हालत है। राजनीति के निशाने पर, राजनीतिज्ञों के निशाने पर, शासकों के निशाने पर हमेशा वो संविधान क्यों है जिससे देश को चलाना है, जिसको देश को चलाने का सपना लिया था हमारे कर्णधारों ने। आज हमने ये बात की, 26 जनवरी का ये दिन है और इस रूप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस संविधान की बात करें जिसे हमने बिसरा दिया है। हम सब ये कहते हैं कि हम देश के नागरिक हैं। कुमार साहब की भाषा की बात करें, कुमार साहब की भाषा में बात करें तो हमारी राष्ट्रीयता, हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। तो कोई भी कह सकता है, इस देश को मानो, राष्ट्र मानो, कुछ भी मानो, लेकिन मानो तो सही कि हम वहां पर खड़े हैं जहां से हम एक संविधान के द्वारा संचालित होते हैं। संविधान सिर्फ कानून की बात नहीं है, हमारी जीवनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए, हमारी नागरिकता का हमें कर्तव्य पता होने चाहिए, हमें हमारे अधिकार पता होना चाहिए और देश के प्रति मान होना चाहिए। आज 26 जनवरी का दिन है मित्रों, हमारा आपसे एक आग्रह है कि कम से कम उद्देशिका का वाचन जब भी आपको दिन भर में समय मिले एक बार जरूर करना कि क्या सोच थी संविधान की इस उद्देशिका को बनाने की। और इसके अलावा जब हम बिल्कुल इस वार्ता के बिल्कुल अंतिम दौर में हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुमार गणेश जी एक अध्येता है, इनकी एक समृद्ध लाइब्रेरी है, लगातार ये देश के राजनीतिक हालातों पे भी बात करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो मैं आपके लिए, आपके हित में, लॉ एंड एक्सप्रेस के जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनके हित में मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुमार साहब कुछ ऐसी पुस्तकों के नाम ज़रूर बताएँ, आज जाते-जाते, कि हम 26 जनवरी के दिन उन किताबों को
पढ़ने का एक संकल्प लें। हमें देश को समझना होगा। देश क्या एक पूरा जो अमृत काल की बात कर रहे हैं, ये एक लफ्ज़ी नहीं है, एक जुमलेबाजी। हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इस देश को देश बनाने में या कि इस राष्ट्र को राष्ट्र रहने देने में किन-किन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और कहां-कहां लोगों से गलतियां हो गई। हमें किसी पर शक नहीं। सबने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और सबसे ज्यादा तो हम सल्यूट करते हैं इस देश की जनता को, जिसको हम गण कहते हैं। उसने हमेशा विश्वास किया, हमेशा जो भी उच्च पद पर आसीन हुआ, ठीक है, उससे पहले उसके लिए प्रति हमारी कोई भी धारणा रही हो, लेकिन जैसे ही वो एक सीट पर बैठा, एक दायित्व को उसने लिया, एक ओथ ली, हमने उसको अपना विश्वास दिया। लेकिन ये बार बार जब विश्वास टूटता है तो अवसाद आता है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोग भी सोचे, आप करें, लेकिन सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए मेरा कुमार साहब से एक अंतिम सवाल है कि वो कुछ ऐसी किताबों के नाम बताएं जो पढ़ करके आप देश के इस अमृत काल को, गणतंत्र के इस अमृत काल को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आदरणीय मित्रों, इस मामले में एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लिखी 2 किताबें हैं। आप कहीं भी जाएंगे कहेंगे सरदार पटेल की लिखी किताबें, दोनों वो आपको दे देंगे। मैं हिंदी की किताबें बता रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी की किताबें पढ़ता हूँ। राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी किताब है, वो पढ़िए। इसके अलावा आपको पढ़नी चाहिए कुलदीप नैयर की किताब, जो इन्होंने इमरजेंसी पर भी लिखी, उसके पहले की भी है। इसके अलावा आपको पढ़नी चाहिए किताब दीनदयाल उपाध्याय जी की, इस संदर्भ में जो लोकतंत्र को लेकर आपकी सारी खिड़कियां दिमाग की खोल देंगी। राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया जी की आत्मकथा है लोकपथ से जनपथ पर, तो वो देखिए, उसमें आपको जो इमरजेंसी का पोर्शन मिलेगा वो। इसके अलावा आप प्रणब मुखर्जी की जो किताबों की श्रृंखला है उसमें जो पहला भाग है वो पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं तो कुलदीप नैयर की ही एक और इमरजेंसी पर लिखी किताब वो पढ़ सकते हैं। आप जसवंत सिंह की पढ़िए, वो किताब आपको बताएगी। जसवंत सिंह की 3 किताबें, वो तीनों किताबें आपको, एक तो आपको भारत विभाजन पर ले जाएगी, दूसरे तत्कालीन भारतीय राजनीति को बताएगी, और उसके बाद में जो 80 के दशक का भारत है उसकी राजनीति। तो ये जो कुछ प्रमुख लोग हैं, हाँ, इनके बीच में एक व्यक्ति का नाम और लूंगा, उनकी 4 किताबें एक ही श्रृंखला में, और वह अरुण शौरी। आप उन्हें भी पढ़िएगा। ये किताबें आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कई और खिड़कियां भी आपकी खुलेंगी, और जो खुली हो वहां से भी ताजा हवा आपको मिलेंगी और आपकी सोच परिपक्व और पुष्ट होगी। बहुत बहुत आभार। इस गणतंत्र दिवस पर हमने डिस्कशन किया, चर्चा की, और हम आपकी असहमतियों की भी कद्र करते हैं, लेकिन आप अगर हमारी बातों से सहमत हैं, आप सम्मत हैं, तो कृपया अपने विचार हम तक पहुंचाएं। अगर आप असहमत भी हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम लोग आपसे बात करेंगे। डॉक्टर कुमार गणेश से भी आपसे बात करेंगे अगर आपको लगता है, क्योंकि बात जारी रहनी चाहिए, हमारी बात भी जारी रहेगी। आज हमारा किरदार था देश, हमने संविधान की बात की। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।